राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बेल्ट ड्राइव के बारे में इंट्रोडक्शन देख चुके थे और देख चुके थे कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो बेसिक हैं, हमें जान लेनी चाहिए बेल्ट ड्राइव के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम बेल्ट ड्राइव क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बेल्ट के क्या क्या टाइप होते हैं, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, बेल्ट का स्लिप होना क्या होता है, क्रीप क्या होता है, इन सब के बारे में जान चुके थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बचा कुचा बेल्ट ड्राइव से संबंधित सारा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ एक अनावश्यक चीज़ें हैं, मैं इन्हें अनावश्यक इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल 4 प्रूफ हैं, वो मैं बता दूंगा जब हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप जाके जिस भी वीडियो में मैं इन्हें पढ़ाऊंगा उन्हें देखें, अन्यथा बाकी पूरा ज्ञान हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हम अपना जो आज का टॉपिक है बेल्ट ड्राइव के जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले बार हमने देख लिया था कि बेल्ट ड्राइव जो होती है, बेल्ट ड्राइव वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो क्या कहा था, एक को हमने ओपन और दूसरी को क्या कहा था हमने, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव ये थी अपनी ओपन बेल्ट ड्राइव। अब चित्र भी मैं बना देता हूँ फटाफट, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, सीधे जाके हम इसे अगर इसे पट्टे के माध्यम से ऐसे जोड़ दें तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गई। और अगर इसी चीज़ को हम इन पुलियों को पट्टे को क्रॉस करके अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो गई, मेरी क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गई। अब इनमें जो पट्टे की लंबाई होती है कैसी, यहाँ से पट्टा घूम के गया, ये आया और ये आया, ये इस पॉइंट तक आया। तो ये पट्टे की जो लंबाई है उसे अगर मैं बोल दूँ L, तो L जो पट्टे की लंबाई का सूत्र ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से शुरू हुआ तो ये गया, ये पट्टा ऐसे आया ये। तो ओपन के केस में तो आता है पट्टे की लंबाई L बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन y, जहाँ R1 बड़े वाले की त्रिज्या, R2 छोटे वाले की त्रिज्या, y सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, और यही सब चीज़ें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये वाला तो किसके लिए है, ओपन के लिए। और क्रॉस के लिए क्या होता है, क्रॉस के लिए होता है कि टोटल लंबाई बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस, ये पूरा फॉर्मूला सेम है, केवल यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है। तो प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, बड़ा सिंपल है। इसमें यहाँ जो माइनस था उसको अगर प्लस कर देंगे तो सेम फॉर्मूला आपके क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए जो लेंथ होगी बेल्ट की, पट्टे की लंबाई होगी, उसके लिए सूत्र आ जाएगा। अब ये दोनों तो सूत्र महत्वपूर्ण हैं, आपको इनमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन किन्हीं सब्जेक्टिव पेपर्स में, सब्जेक्टिव पेपर्स मतलब यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तब अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, या फिर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव पेपर आज भी लिया जाता है, अगर आप किसी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक सिलेबस में है तो आप इनका डेरिवेशन जो है कि इसके सूत्र व्युत्पन्न कैसे किया, कैसे डिराइव हुआ ये सूत्र, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके लिए, इन दोनों सूत्रों के लिए, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में हम केवल और केवल इनके डेरिवेशन पर ही बात करेंगे। तो आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपका इससे पर्याप्त काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा आज का टॉपिक लेंथ ऑफ बेल्ट हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम बेल्ट ड्राइव में। अब देखो, बेल्ट अपनी जो होती है वो तो अपन ने लगा दी, लेकिन ये काम कैसे करेगी, अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो साहब, ये मैंने लगाई, ये 2 चक्के हो गए मेरा, पुली 1 पुली 2, ये मेरा घूम कर आ गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। अब क्या करता हूँ, सपोज मेरा पट्टा ये कैसे घूम रहा है, ये पट्टा मेरा सपोज इस तरीके से घूम रहा है, कैसे भी मान लो, जैसे भी मानना है आपको, मैंने मान लिया इस तरीके से। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पट्टा मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये पट्टा कहाँ जाएगा, इधर इस दिशा में बढ़ेगा, फिर ये इस घिरनी को ऐसे घुमाएगा, फिर इधर इस दिशा में बढ़ेगा और फिर ये ऐसे घूमेगा। अब मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा ड्राइवर पुली है, क्या है, मेरी ड्राइवर पुली, और ये क्या है, मेरी ड्रिवन पुली। तो क्या ये जब मैं इसको ऐसे घुमाता होगा तो ये क्या ऐसे ही घूम जाती है क्या, बड़ी आसानी से? इतना आसान होता है कि घुमाना। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर यही मेरे पास पुली अगर ऐसे रखी होती और मैं इस पर एक ढीला सा पट्टा बांधता ऐसे,
तब अगर आप इस पट्टे को खींचते तो क्या ये पुलियाँ घूम जाती, क्या नहीं घूमती ना। अगर इन पुलियों में वेट होता या इनके लिए इन पर थोड़ा कहीं ना कहीं शाफ्ट हैवी होती, घूम जाती, क्या सिर्फ पट्टा स्लिप होकर आपके हाथ में आ रहा होता। तो मतलब मुझे इनको घुमाने के लिए इस पुली के कारण दूसरी पुली से जब पट्टा पास हो तो वो पुली घूमे, उसके लिए इनमें कोई टेंशन होनी चाहिए, पकड़ बनी रहे पट्टे की, पट्टा टाइट हो। ये बात समझ में आती है, क्योंकि अगर पट्टा लूज होगा तो पुली घूमेगी नहीं, वो ऐसे ही फिसल के आ जाएगी। तो इसमें कोई ना कोई इनिशियली कोई ना कोई क्या होना चाहिए, घर्षण, मतलब सॉरी इनिशियली कोई ना कोई पट्टे में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। पट्टे में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, अन्यथा मेरी पुली घूमेगी नहीं। ये जो टेंशन होता है शुरुआत में, अभी मैं पुली को घुमा नहीं रहा हूँ, बस पुली मैंने ये रोटेशन की डायरेक्शन को आप एक बार के लिए हटा दो, ठीक है ना। अभी मेरी पुली घूम नहीं रही है, बस मैंने पुली लपेट दी। अब पुली लपेटने पर जो इसमें टेंशन है, भाई पट्टा तो खींचा हुआ है ना, कहीं आपने कभी ढीला पट्टा दिखेगा, टाइट ही रहता है ना। तो ये जो टेंशन है, ये इनिशियल टेंशन, इसको मैं T0 बोल देता हूँ, ठीक है। अब जब पट्टा घूमेगा तो पट्टा कैसे घूमता है, देखो यहाँ पट्टे और पुली के बीच में कोई ना कोई सरफेस है, उस सरफेस का फ्रिक्शन गुणांक है जिसको हम म्यू बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पुली कांटेक्ट में है। अब ये जो, अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो ये जो एंगल बना, इसको एंगल को बोलते हैं थीटा बोल दो। इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ लैप, कांटेक्ट एंगल बिटवीन, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, जहां से जहां तक पट्टा कांटेक्ट में रहा पुली के, या हिंदी में इसको छादन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा क्या है, मेरा छादन कोण है। अब ये म्यू सरफेस, अब क्या होगा जब मैं इस चीज को इधर खींचूंगा, जब मैं ये पुली को इधर घुमाऊंगा, ड्राइवर मेरी पुली को, तो मेरी ड्राइवर पुली क्या करेगी, इस पट्टे को इधर से खींचेगी, इस पट्टे को इधर से खींचेगी, और पट्टा किसके साथ टच में है, मेरा दूसरे नंबर की जो मेरी ड्रिवन पुली है उसके साथ टच में है। अब दूसरे नंबर की पुली पर अगर पट्टा लूज होता तो पट्टा खुद आ जाता। अब जब पट्टा खुद स्लिप होकर आ जाता, उसको हम स्लिप होना कहते हैं, हम पिछले लेक्चर में देख चुके। लेकिन यहाँ पे पट्टा क्या है, टाइट है। टाइट मतलब पट्टे पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन नहीं चाहता कि पट्टा छोड़कर जाए। पट्टा छोड़कर नहीं जाएगा तो पट्टा क्या करेगा, अपने साथ पुली को खींच लाएगा, और जैसे ही पट्टा अपने साथ पुली को खींच के लाएगा, पुली मेरी घूम जाएगी। अब ये पुली का घूमना ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैं फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, घर्षण वाली घटना समझाता हूँ। देखो ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे मेरा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है साहब। इस ब्लॉक का वजन है 10 किलो, 10 kg, और ये जो सरफेस और ये ब्लॉक के मध्य जो कांटेक्ट हो रहा है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट में ले लेता हूँ म्यू बराबर 0.25। पिछले लेक्चर में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, फिर से यही ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मैं इसको किधर भी खिसकाऊंगा तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। फ्रिक्शन जो घर्षण बल है, मुझे ये इसको हिलाने डुलाने से रोकेगा, तो उस घर्षण बल का मान कितना होगा। मैं जानता हूँ कि घर्षण बल होता है वो होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू क्या होता है, म्यू तो हो गया घर्षण गुणांक, एन क्या होता है, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया बल। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी भाई, इसका नीचे फोर्स कितना लगेगा, इसका फोर्स लगेगा mg, ठीक है। m क्या है 10 किलो, g को मैं 10 ले लेता हूं तो 10 ढाई 100, तो mg मतलब 100 न्यूटन का इस पर भार है। अब 100 न्यूटन है तो ऊपर प्रतिक्रिया बल n भी कितना आ जाएगा साहब, 100 न्यूटन आ जाएगा। 100 न्यूटन आ गया साहब, तो 100 न्यूटन आ गया, तो मेरे पास फ्रिक्शन कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 0.25 इंटू 100, मतलब 25 न्यूटन मेरा क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स का मान आ गया। अब मैं इस चित्र को मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। वैल्यूज मेरे पास यहां पर हैं, ये वही वाला ब्लॉक है, ठीक है। मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स का मान है साहब, फ्रिक्शन फोर्स है मेरा 25 न्यूटन, बाकी सब छोड़ दो। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, अब क्या करेंगे अपन, अगर मैं इसको इधर से 5 न्यूटन का बल लगाता हूं, 5 न्यूटन का बल लगाता हूं, तो क्या मेरा ब्लॉक सरक जाएगा, क्या सरक जाएगा, क्या नहीं सरकेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर से इसको क्या करेगा, रोकेगा, विरोध में आ जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स सदैव क्या करता है, जिधर हम इच्छित गति करना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको नेग्लिफाई कर देगा, इसको परिणामी शून्य हो जाएगा इन दोनों बलों को। तो इस समय फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना होगा, 25 न्यूटन नहीं, इसके बराबर, क्योंकि ये इसको 0 कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मान इस केस में कितना होगा, 5 न्यूटन, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है साहब, उसके लिए कर्व देखो। अब ये आएगा मेरा क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और इधर आएगा मेरा क्या, जो अप्लाइड फोर्स होगा या कुछ भी फोर्स होगा। देखो अगर मैं शुरू में 0 फोर्स अप्लाई करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है, 0। अगर मैंने
1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, 1 न्यूटन। अगर मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, 2 न्यूटन। अगर मैंने 15 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, 15 न्यूटन। अगर मैंने 25 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, 25 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ तक तो मेरा कर्व कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, वो भी 45 डिग्री की। मतलब जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, उतना ही। अब यहां तक तो मेरा कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गया। अब अगर मैं 26 न्यूटन अप्लाई करूंगा ना तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स 26 नहीं होगा, वो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहां से थोड़ा सा कम होके ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रहता है। अब मैं 26 लगाऊं चाहे 27 लगाऊं चाहे 2700 लगाऊं चाहे 27,000 लगाऊं, मेरा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 25 ही बना रहेगा। तो उसी प्रकार से 5 न्यूटन की जगह अगर मैं 15 न्यूटन लगाता तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करता, देखो 15 का मान अभी 25 से कम है ना, तो 15 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता। मतलब मेरा ब्लॉक अभी भी नहीं हिलता। लेकिन जब मैं 25 लगाऊंगा तो क्या मेरा ब्लॉक हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? 25 तक तो फ्रिक्शन मेरा काम कर सकता है ना, तो 25 तक फ्रिक्शन ने काम किया और मेरा ब्लॉक यहाँ से नहीं हिला। लेकिन जैसे ही मैं 26 लगाऊंगा तो 26 लगाते ही 25 तो फ्रिक्शन है और 26 फोर्स मैंने लगाया, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट आया 26 माइनस 25 मतलब 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किधर, इस दिशा की तरफ। तो 1 न्यूटन बल के प्रभाव में, 1 न्यूटन बल के प्रभाव में मेरा ये ब्लॉक इधर खिसक जाएगा, खिसक जाएगा, खिसक जाएगा। अब मैंने ये वाली घटना क्यों बताई आपको? मैंने ये वाली घटना आपको इसलिए बताई कि यहाँ पर क्या होता है, जब ड्राइवर इस वाली बेल्ट को खींचता है, जब ड्राइवर बेल्ट के इस साइड को खींचता है तो इसमें टेंशन पैदा हो जाती है और ये साइड रहती है मेरी टाइट साइड, इसको मैं खींच रहा हूँ ना तो टाइट साइड, तो टाइट साइड पर टेंशन को हम बोलेंगे T1, ठीक है ना। अब इसको मैंने टाइट साइड को खींचा, तो टाइट साइड को जब मैंने खींचा तो यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब ये फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ये पुली को छोड़ के जाए, तो ये क्या होगा, पुली को खींच के लाएगा। पुली खींच गई, पुली खींच गई। अब ये पुली खींच गई। अब आप देखो इस साइड में अगर थोड़ा टेंशन है तो इधर क्या हो गई, लंबाई में वृद्धि हो गई। भाई हम जानते हैं कि चीज़ों में एक्सपांशन होता है जब उन्हें खींचा जाता है, तो इधर क्या हो गई, पट्टे की लंबाई में वृद्धि हो गई। पट्टे की लंबाई में वृद्धि होने से कारण पूरे पट्टे की लंबाई तो कांस्टेंट है, तो वो लंबाई की वृद्धि कहाँ एडजस्ट होगी, इधर की तरफ। मतलब इधर की तरफ मेरा पट्टा थोड़ा सा लूज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्लैक साइड या ढीली साइड। और यहाँ पर जो टेंशन होगा उसको हम बोलेंगे T2। यहाँ पर टेंशन को T1 बोलेंगे टाइट साइड में, और स्लैक साइड में टेंशन को क्या बोलेंगे हम, T2। और टेंशन सदैव ऐसा नहीं है इधर इधर है तो यहाँ पर भी इधर होगा, आपको सदैव टेंशन कैसे दिखाता है, इस तरीके से बाहर निकलता हुआ। अब ये मत बोलना सर ये तो T1 नेगलिफाई कर देंगे। इस वाली घिरनी को कैसे महसूस होगा कि मुझे कोई खींच रहा है, और इस वाली घिरनी को कैसा महसूस होगा कि मुझे कोई खींच रहा है। ऐसे T2 की डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइट साइड में टेंशन कितना है, T1, और स्लैक साइड में टेंशन कितना है, T2। ये टाइट साइड, ये स्लैक साइड या ढीली साइड। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स था ना कि इधर आपने 25 लगाया, इधर आपने 26 लगाया, वैसे ही इस पर ध्यान दो, केवल इस ब्लॉक पर, केवल इस ब्लॉक पर ध्यान दो। इस ब्लॉक पर, इस पट्टे के ऊपर, इस पट्टे के ऊपर इधर की तरफ तो काम कर रहा है T2 और इधर की तरफ काम कर रहा है क्या, T1। तो अल्टीमेटली कितना फोर्स इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, T1 माइनस T2। भाई यहाँ पे भी तो ही था 26 माइनस 25, तो T2 तो इसको इधर खींच रहा है, T1 इधर खींच रहा है, तो कितना फोर्स खींचना चाहता है, T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 का मान जब तक, कब तक, जब तक फ्रिक्शन फोर्स, अब इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना जो इसको रोकना चाहेगा पट्टे को, सपोज मैं उसको FR लिख देता हूँ, जब तक T1 माइनस T2 का मान फ्रिक्शन फोर्स से या तो कम है, क्योंकि कम होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा उतनी आ जाती है, वो स्लिप होने से रुकती है, या फिर उसके बराबर है, तब तक तो क्या होगा, ये इसको खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसको खींचता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू T1 माइनस T2 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ब्लॉक चल पड़ा था ना 26 न्यूटन होते हैं 1 न्यूटन के प्रभाव में, वैसे ही क्या होगा, पट्टा स्लिप हो जाएगा। पट्टा क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप की घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है कि T1 माइनस T2 हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है उनका अंतर, तो ये वाला केस है। अब ये वाला अंतर तो हमने देख लिया साहब ऐसा है, लेकिन यदि अगर ऐसा हो, अब हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या है कि हमने ऐसा लिया कि T1 माइनस T2 का अंतर बिल्कुल इतना है कि वो बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मतलब मेरा जो पट्टा है या फिर मेरा बेल्ट है, बेल्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिप,
मतलब बेल्ट बिल्कुल उस बिंदु पर है कि जहां से अगर मैं थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ा दूंगा ना तो मेरा स्लिप हो जाएगा। मतलब मेरा पट्टा क्या है, फिसलन बिंदु पर है, फिसलन बिंदु पर है। उस केस में ये अजम्पशन लिया है मेरा, ये जरूर ध्यान रखना कि मेरा बेल्ट क्या है, बिल्कुल फिसलन बिंदु पर है, पॉइंट ऑफ स्लिप पर है। उस केस में जो ये T1 और T2 होता है, जो ये T1 और T2 होता है, उस T1 और T2 के अनुपात का मान होता है e की पावर म्यू थीटा। ये ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं T1 अपॉन T2 को टेंशन रेशियो। तो टेंशन रेशियो किस केस में, इस केस में किसके लिए लिया है, मैंने लिया है फॉर फ्लैट बेल्ट। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको फ्लैट बेल्ट क्या होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन कितना कैसा होता है, आयताकार होता है, आयताकार होता है, देख लिया। अब फ्लैट बेल्ट होगी ना, जो चपटी वाला पट्टा होगा बिल्कुल, उसके केस में टेंशन रेशियो कितना होगा, T1 अपॉन T2 ई की पावर म्यू थीटा। लेकिन इसके लिए अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि मेरा पट्टा बिल्कुल पॉइंट ऑफ स्लिप पर है, मगर अगर मैंने थोड़ा सा भी अंतर बढ़ा दिया तो स्लिप हो जाएगा। अब बोलोगे सब सर इससे कम हुआ तो, इससे कम हुआ तो उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, आपको ऐसा न्यूमेरिकल भी देखने को नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल आपको देगा तो वो ये मान के देगा कि आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये तो बात हो गई इसकी, ये अजम्पशन ध्यान रखना, आमतौर पे लोगों को ये अजम्पशन ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर फ्लैट बेल्ट की जगह मेरे पास वी बेल्ट होती, मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर वी बेल्ट। अब फॉर वी बेल्ट अगर मेरे पास वी बेल्ट होती, अब ये पट्टा तो मुझे पता नहीं है ना ये कैसा है, अगर ये वी क्रॉस सेक्शन टाइप का होता तो ये वी, अब वी में मैंने बताया था पूरा पट्टा तो आता नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है। अगर ये एंगल 2 अल्फा है, कितना है 2 अल्फा, ये V जो पॉइंट जहां पर बनेगा वो 2 अल्फा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता था, वी बेल्ट का चतुर्भुजाकार होता था, ठीक है। तो इसके केस में ये जो टेंशन रेशियो होता है वो होता है T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा। एक चीज और आ जाती है गुणनफल में, क्या आ जाती है, कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा ध्यान रखना, यहाँ अल्फा है, ये एंगल 2 अल्फा है, मतलब यहाँ पर जो V का एंगल होगा उसका हाफ एंगल आपको लेना है। अगर यहाँ पे वो अल्फा देगा तो यहाँ अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर बीटा देगा तो यहाँ बीटा बाई 2 आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये तो आ गया। अब देखो यहाँ पे पट्टा कहाँ पर, ये पुली से पट्टा यहाँ नीचे टकरा रहा है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी वो कौन सी होगी साहब, मेरी ये वाली होगी। तो फ्रिक्शन मुझे केवल और केवल यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। लेकिन इस केस में जो उसका ग्रूव होता है ना, जो ग्रूव बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। तो आमतौर पे वी बेल्ट के केस में हमें इस साइड पे और इस साइड पे फ्रिक्शन सरफेस मिलता है, मतलब मेरा दो साइड से पट्टा टच में रहता है पुली के, तो यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो मैं बेल्ट को ज़्यादा आसानी से खींच सकता हूँ। तो मतलब ये T1 और T2 का अंतर ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब T1 और T2 का जो अनुपात होता है वो वी बेल्ट के केस में ज़्यादा होता है फ्लैट बेल्ट की तुलना में। वो बात यहाँ से भी स्पष्ट है। देखो ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसेक अल्फा। अब कोसेक अल्फा, अब हम जानते हैं कि कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो अगर 1 से बड़ा मैं इस म्यू थीटा को 1 से बड़ी संख्या से गुणा करूंगा तो इसका मान म्यू थीटा से ज़्यादा होगा, और ई की पावर म्यू थीटा से ज़्यादा लगाऊंगा तो उसका मान हमेशा ई की पावर म्यू थीटा से ज़्यादा होगा। तो T1 अपॉन T2 हमेशा ज़्यादा होगा T1 अपॉन T2 के रेशियो से वी बेल्ट के लिए फ्लैट बेल्ट से तुलना में। तो मैं इसको वापस एक आसान शब्दों में लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो T1 अपॉन T2 हमेशा ज़्यादा होगा T1 अपॉन T2 से फॉर वी बेल्ट, और ये किसके लिए है, फॉर फ्लैट बेल्ट। लेकिन क्या है, पैरामीटर सेम होने चाहिए। कौन कौन से सेम होने चाहिए, थीटा सेम, म्यू सेम। अगर ये चीज़ें सेम रहेंगी, मतलब एक ही मेरे पास ये बेल्ट पुली है, दो सेम बिल्कुल, इस पर एक बार मैं फ्लैट बेल्ट लगाऊं, एक बार मैं वी बेल्ट लगाऊं, तो T1 T2 का जो रेशियो आएगा वो वी बेल्ट के लिए हमेशा ज़्यादा आएगा। तो वो हम यहाँ से भी देख चुके हैं। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि देखो मैंने ये वाला वी के लिए ये एंगल कितना बोला था, 2 अल्फा। अगर मेरे को ये जो वी बेल्ट है इसको मेरे को फ्लैट बेल्ट बनाना है, तो फ्लैट बेल्ट बनाना है मतलब मेरी फ्लैट बेल्ट क्या होती है, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल चपटी होती है। अगर मैं इस 2 अल्फा को बिल्कुल ऐसे कर दूं, मतलब मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर दूं, तो ये वी नहीं रहेगा, ये चपटा हो जाएगा। अब ये चपटा हो जाएगा तो चपटा हो गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। तो अगर मैं
2 अल्फा बराबर 180 डिग्री कर दूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जरा एक बार यहाँ पुट करना, कोसेक 90 का मान 1, तो 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा म्यू थीटा T1 अपॉन T2 बराबर म्यू थीटा। क्या फ्लैट बेल्ट वाला ही सूत्र आ गया? क्या आ गया ना? तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हालांकि वो तो आना ही था। तो अब ये जो दो फॉर्मूले हैं कि टेंशन रेशियो क्या होता है टाइट साइड और स्लैक साइड में, उनका अनुपात e की पावर म्यू थीटा फ्लैट बेल्ट के लिए और e की पावर म्यू थीटा इंटू कोसेक अल्फा वी बेल्ट के लिए, ये बड़े काम के हैं सूत्र दोनों। आप ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। और मैं फिर से कहूँगा जो किसी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक सिलेबस में है, तो ये सूत्र डिराइव कैसे हुए, इनका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस डेरिवेशन को हम सेपरेट अलग वीडियो में देखेंगे। अगर आपके वो वीडियो अगर आपको लगता है ज़रूरत है आपको काम की, सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप देखें, अन्यथा ये जो रिजल्ट है यही काम का है। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हमने टेंशन रेशियो देख लिया है। अब टेंशन रेशियो के बाद हम आ जाते हैं कि साहब जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा ना, ये बेल्ट हमने क्यों लगाई? हमारा बेल्ट का उद्देश्य क्या था? हमने शुरू में देखा था कि जब मुझे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी होती है तब मैं बेल्ट का यूज़ करता हूँ। तो मेरी ये एक शाफ्ट होगी और ये मेरी क्या होगी साहब दूसरी शाफ्ट। अब मुझे इस पर पावर ट्रांसमिट ही तो करनी थी। ये घूम के जा रहा है पट्टा, ठीक है ना, ये इस पर मैं घूर्णन ऐसे दिखा देता हूँ और इस पर मैं घूर्णन ऐसे दिखा देता हूँ। ये पट्टा ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये है मेरा ड्राइवर शाफ्ट, ये है मेरी ड्रिवन शाफ्ट। कोई भी ड्राइवर कोई भी ड्रिवन हो सकती, कोई लफड़ा नहीं है। मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, R1 R2 T1। अब देखो, जो जिधर से खींच रहा है ड्राइवर वो वाली साइड टाइट होगी तो इधर टेंशन होगी T1, और जहाँ पीछे से आ रहा है वो साइड ढीली साइड होगी, स्लैक साइड, ये होगी टेंशन T2। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है। अब देखना, अब पावर ट्रांसमिशन, अब मुझे पावर ट्रांसमिशन निकालनी है कि भाई इस पुली पर इस बेल्ट के कारण कितनी पावर ट्रांसमिट हो पा रही है। तो मैं आ जाता हूँ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, या फिर इसको हिंदी में कहूँ तो शक्ति पारेषण कितना हुआ, कितनी शक्ति ट्रांसफर हुई। देखो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बल गुणा विस्थापन अपॉन टाइम। मैंने वर्क को लिखा है। अब आप एक बार गौर करना, ये मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर देखूं तो तय की गई दूरी प्रति इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या कह ले, या फिर रेट तो पर यूनिट टाइम अपने आप ही, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ही वेलोसिटी होता है। तो मैं इसको v लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? F इंटू वी। मेरा पावर का सूत्र क्या आ गया? पावर बराबर F इंटू वी। अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, मैं फिर से पुराना वाला उदाहरण बता रहा हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर पे 25 न्यूटन काम कर रहा है और इधर पे 50 न्यूटन काम कर रहा है। तो मैं इस पर बोलूंगा इस पर कितना फोर्स लग रहा है? आप क्या बोलोगे? 50 न्यूटन। आप क्या बोलोगे? 25 न्यूटन। आपको बोलना है रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। अब रिजल्टेंट कितना लग रहा है? रिजल्टेंट मेरा इधर ज़्यादा है ना, तो क्या होगा? इधर 50, इधर माइनस 25, 50 माइनस 25 किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो सर इस पर 25 न्यूटन का प्रभावी बल काम कर रहा है इस दिशा में। उसी तरीके से देखो इस केस में इस पट्टे को यहाँ से देखो, इधर तो T1 से खींचा जा रहा है और इसी पट्टे को जब ये घूम के जा रहा है इधर से T2 से खींचा जा रहा है। तो एक तरीके से इस पट्टे को एक तरफ, जिधर की तरफ ये जा रहा है उधर की तरफ खींचने के लिए कितना प्रभावी बल काम कर रहा होगा? T1 माइनस T2। तो बल जो होगा वो कितना होगा? T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी किसकी है साहब? क्या चल रहा है? पट्टा चल रहा है, तो पट्टे की वेलोसिटी है। तो जो मेरा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर बराबर T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, पट्टे का वेग। अब ये ध्यान रखना, ये सूत्र है मेरा काम का पावर का। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट कितनी आ जाएगी? P बराबर T1 माइनस T2 इंटू वी। बड़ा सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे बताया था T1 माइनस T2 क्यों आया, T1 इंटू वी क्यों की करा हमने? क्योंकि T1 पूरा नहीं काम कर रहा, उसका विरोध भी तो हो रहा है ना T2 से, क्योंकि T2 से उधर भी खींचा जा रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव कितना लग रहा है? T1 माइनस T2। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे।
अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है साहब, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हम इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है, अगर ये किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है, r त्रिज्या इसकी, तो इस पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, ये मान होता है, या तो इसको लिख दो mr ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ओमेगा कोणीय वेग दे देगा तो ओमेगा लिख देना, और v बराबर r ओमेगा होता है, हम सब जानते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो उसी तरीके से जब मैं कोई बेल्ट ड्राइव चला देता हूँ, टॉपिक लिख देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है ना, या फिर हिंदी में मैं लिख देता हूँ अपकेंद्रीय तनाव। क्या होगा समझते हैं धीरे धीरे। तो ये कब आता है पिक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति करता है। अब देखना, ये मेरी बेल्ट है, ये आप ये मत सोचना कि सर आप केवल और केवल हमें ओपन बेल्ट ड्राइव के ही केस पढ़ा रहे हो, क्रॉस के केस में क्या होगा, ये सारे के सारे रिजल्ट क्रॉस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, उसके लिए भी फिटेड है। अगर क्या करूंगा, मैं पट्टे को क्रॉस लगा दूंगा, रिजल्ट सब भी रहेंगे, टेंशन T1 रहेगी, T2 रहेगी, केवल आपका क्रॉस में और इसमें ओपन में क्या अंतर है, एंगल ऑफ लैप का अंतर, उसमें थीटा की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे पट्टा कहाँ घूम रहा है, देखो पट्टा यहाँ जहाँ टच में आया ना इससे, वहाँ से लेके जहाँ पे ये पॉइंट का कांटेक्ट खत्म होता है, पट्टा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। वैसे ही जहाँ यहाँ पर ये टच में आया, यहाँ से लेके जब पट्टा यहाँ टच का मतलब ये कांटेक्ट खत्म होता है, तब तक क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो पट्टे के इस सेक्शन में वृत्ताकार पथ में गति करने के कारण कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा जो बाहर की ओर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा, इसमें भी करेगा, करेगा सर, बिल्कुल करेगा, करेगा। अब देखो इधर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, तो इनका भाई इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो इधर इधर, और इसका कंपोनेंट लूंगा इधर इधर, ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन जो इस दिशा में ये कंपोनेंट आएंगे इन सबके, उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, इस दिशा में आएगा। उसी तरीके से इनके जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में वर्टिकल वाले तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इधर इनका कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा। अब ये मत बोलना सर ये और ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, ये निरस्त नहीं होंगे, इसका डाया अलग है, इसका डाया अलग है, ठीक है। अब ये निरस्त भी हो जाएंगे, लेकिन ये निरस्त, इनको देखो मैं फिर से बताता हूं, अब इनके बीच में क्या कड़ी है, एक फोर्स इधर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल के कारण, एक फोर्स इधर काम करेगा। अब ये क्या है, बीच में क्या आ रहा है साहब, पट्टा आ रहा है, दोनों को लिंक कौन कर रहा है, पट्टा जोड़ के रख रहा है टाइट। अब आप एक चीज सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब कोई आपको इधर भी एक किसी वेलोसिटी F1 फोर्स से खींचे और कोई आपको F2 फोर्स से खींचे, तो चाहे ये बराबर हो चाहे थोड़ा सा अंतर हो, कोई थोड़ा ज़्यादा हो, अगर ये मान लो बराबर भी है, ये 50 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, भले ये कैंसिल हो गए तो देखने वाले को तो आप अपनी जगह पे खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन आपकी हालत खराब हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इधर से भी आपको खींचा हुआ है, इधर से भी आपको खींचा हुआ है, आपकी हाथों की स्थिति क्या होगी, आपके हाथ तो खींचे हुए हैं ना, टाइट है। वैसे ही इस सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, उसके कारण ये जो पट्टा होता है ना, ये खिंचाव, अतिरिक्त खिंचाव महसूस करता है। और ये जो अतिरिक्त खिंचाव है, ये जो एक्स्ट्रा टेंशन आया है पट्टे में, किसके कारण, इस सर्कुलर पाथ में गति करने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा था ना, उसके कारण ही तो ये परिणाम हुआ। तो इसी टेंशन को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी से, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मित्रों देखो कि जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम करता है, वो केवल वही काम करता है जहाँ वृत्ताकार पथ होता है। तो मैं यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ बना लेता हूँ किसी पुली का, और उसके बिहार पर एक छोटा सा अल्पांश लेकर हम जो कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये मेरा एक मैंने एक पुली बना ली, थोड़ी सी गोल बना लेते हैं। ये एक मैंने पुली बना ली, ठीक है, एक पुली। अब इस पर पट्टा लिपटा हुआ होगा,
ये मेरा पट्टा है या मेरी बेल्ट है, ठीक है। अब ये बेल्ट लिपटी हुई है, मैं इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? छोटा सा अल्पांश, बिल्कुल बीचों बीच। ये वाला मैंने पट्टे का हिस्सा ले लिया, ठीक है साहब। पट्टा ये मैंने जानबूझ के मोटा करके दिखाया आपको, ठीक है। अब ये वाला पट्टे का जो हिस्सा है ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है साहब? ये केंद्र पर कोण बना रहा है डी थीटा। पूरे पट्टे के कारण बनने वाला कोण कितना है? थीटा। और ये कितना बना रहा है? ये अल्पांश है तो डी थीटा कोण बना रहा है। अब देखो साहब, अब ये जो एलिमेंट है, अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास जो ये पट्टा है, अब ये पट्टे की तो लेंथ होगी ना, ये कोई 2 मीटर का होगा, कोई 5 मीटर का होगा, तो मुझे इस पूरे पट्टे का वजन तो नहीं मालूम, लेकिन मान लो मुझे पता है कि जो पट्टे का पर यूनिट लेंथ है वो m kg पर मीटर है। मतलब पट्टे की इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना है? m। तो m क्या है? अगर 1 मीटर का टुकड़ा होता तो उसका द्रव्यमान आता m, 2 मीटर का होगा 2m, n मीटर का होगा nm, ठीक है। वैसे निकाल लेंगे। तो अब देखो इसकी रेडियस कितनी है? r। अब ये आर्क जो बन रहा है ना, अब हम जानते हैं कि कोण बराबर कितना होता है साहब? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। पिछले कई क्लासेस में आपने देखा होगा। अब मैं इससे अगर मैं चाप निकाला जाऊं तो कोण इंटू त्रिज्या कर दूं तो मेरे पास चाप, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो आर्क है इसकी लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? कोण कितना बना रहा है साहब? ये केंद्र पर डी थीटा इंटू रेडियस कितनी है? r। तो मैं बोल सकता हूँ r डी थीटा इसकी लंबाई आई आर्क की। अब इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना है पट्टे का? m, और लंबाई कितनी है? r डी थीटा। तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा? इसका द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा m इंटू r डी थीटा। समझ में आया? इकाई लंबाई का द्रव्यमान था m kg पर मीटर, और आर्क की लंबाई आ गई मेरे पास कितनी? r डी थीटा। तो उस लंबाई को गुणा कर दिया मैंने, तो इसका क्या आ गया मेरे पास? इस टुकड़े का क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है Fc, वो कितना होता है? mv² अपॉन r होता है। तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ठीक बाहर की ओर लगता है त्रिज्यीय दिशा में, तो सेंट्रीफ्यूगल Fc उसका मान कितना हो जाएगा? m मतलब कितना? mr डी थीटा इंटू v² अपॉन r, इतना हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहाँ से ये r तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये mv² डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये Fc की वैल्यू आ गई, ठीक है साहब। अब क्या होगा? इसके कारण मैंने बोला था अतिरिक्त तनाव आ जाता है पट्टे में, तो वो मैं पट्टे में अतिरिक्त तनाव यहाँ पर मैं TC लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ पर TC लिख देता हूँ। तो ये टेंशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जहाँ ठीक पट्टा खत्म हो रहा है ना, वहाँ पर तनाव TC है, और यहाँ पर भी कितनी है? तनाव TC। अब देखो ये आप देख लेना, मैं इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, तो ये अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींचूँ तो ये एंगल कितना आएगा? डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आ जाएगा? डी थीटा बाई 2, और उतना ही एंगल ये वाला आएगा डी थीटा बाई 2, और ये वाला भी कितना आएगा? डी थीटा बाई 2। आप समझदार हैं। देखो ये इस वाली लाइन के लंबवत है ये वाली लाइन, ठीक वर्टिकल ठीक हॉरिजॉन्टल, और इस वाली लाइन के लंबवत है ये लाइन, क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा है, उसी दिशा में क्या है? TC पट्टा चिपका हुआ है। तो जब दो रेखाएं आपस में कोई कोण थीटा बनाती हैं और उनसे समान कोण बनाने वाली, मतलब इससे चाहे मैं 90-90 ले लूँ, इससे 60-60 ले लूँ, इनसे समान कोण बनाने वाली रेखाओं, अब जैसे ये इससे 90 था और ये वाली इससे 90 थी, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा ये भी इनके मध्य के कोण के बराबर ही होता है, ठीक है। या फिर आप जैसे भी इसको समझ सकते हो अपने लेवल पे, देख लेना ये दोनों कोण भी डी थीटा बाई 2 आ जाएंगे। इधर के दोनों कोण आ गए, तो इधर का घटक, इस दिशा में घटक कितना आएगा साहब? इसका TC cos डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आएगा? इधर आएगा इसका घटक TC cos डी थीटा बाई 2। तो इस वाले घटक से ये वाला घटक तो कैंसिल हो गया, अपोजिट दिशा में है दोनों, और दोनों का मान बराबर है। लेकिन जो वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की ओर जो दोनों के कंपोनेंट आएंगे वो इधर कितना आएगा? इधर आएगा, रेड पेन से लिख देता हूँ, इस तरफ नीचे की तरफ आएगा TC साइन डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आ जाएगा? TC साइन डी थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को फोर्स बैलेंस करना है। अब फोर्स बैलेंस करना है तो क्या करूँ साहब?
ऊपर की तरफ सारे फोर्स बराबर नीचे की तरफ सारे फोर्स, तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, टी सी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस एक और टी सी साइन डी थीटा बाई 2, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है एम वी स्क्वायर डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी सी साइन डी थीटा बाई कितना हो गया, 2 टी सी साइन डी थीटा बाई 2 बराबर एम वी स्क्वायर डी थीटा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मैंने अल्पांश लिया है तो ये कोण डी थीटा बहुत छोटा कोण है। अब जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 टी सी डी थीटा बाई 2 बराबर एम वी स्क्वायर डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से तो कट गया 2 और डी थीटा से कट गया डी थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होती है उसका मान कितना होता है, एम वी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होती है उसका मान कितना होता है, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है, एम मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, पट्टे की इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। अगर कोई बोले कि आपके पट्टे का भार 10 किलो है तो एम को 10 किलो मत ले लेना, पूछना पट्टा कितना लंबा है, फिर वो बोलेगा पट्टा 2 मीटर लंबा है, तो आपका m का मान आएगा 10 किलो बट्टे 2 मीटर, मतलब 5 kg पर मीटर। आपको m लेना है प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ये बात ध्यान रखना, v पट्टे की लंबाई है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है उसका मान कितना आया, mv स्क्वायर आ गया। अब कई सारे बालक सोचेंगे कि सर आप जब फोर्स बैलेंस कर रहे थे तो फोर्स बैलेंस में सर इधर की तरफ अगर ये टाइट साइड मान ले तो इधर तो T1 भी होता है ना, इधर स्लैक साइड है या ढीली साइड है, इधर T2 भी होता है, आपने T1 T2 को पिक्चर में क्यों नहीं लिया, और आपने बोला था ये फ्रिक्शन के कारण आता है, तो इधर इस विपरीत दिशा में फ्रिक्शन भी तो काम करता है, तो फ्रिक्शन को क्यों नहीं लिया। तो लाला मेरे क्या होता है, ये फ्रिक्शन, ये T2, ये T1, इनका काम फोर्स बैलेंस करना नहीं है, इनमें अंतर है, ये T1 और T2 में अंतर है, यही अंतर बैलेंस करता है फ्रिक्शन। भाई मैंने बताया था ना आपको, T1 और T2 में जो अंतर है उसके कारण ये क्या होता है, इधर खींचता है, और उस खिंचाव को खींचने से रोकता है कौन, फ्रिक्शन फोर्स, और वो रोकता है, इसीलिए क्या होती है, पुली साथ में घूम के आ जाती है, तो ये तो आपस में यहीं पे बैलेंस हो जाते हैं। अगर मैं उन्हें बैलेंस कर दूंगा, इस केस में सबको बैलेंस कर दूंगा, तो सारे ही अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो घुमाएगा कौन, पुली को, फिर तो सब ये स्टेशनरी पोजीशन में पुली में सारे फोर्स बैलेंस हो गए, फिर पुली कैसे घूमेगी। तो यहाँ पे T1 T2 फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना है, पट्टे की यहाँ पे TC लेकर के उसी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेंशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन होती है वो कितनी होती है, एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, कौन सा डायग्राम बनाते हैं, ये देखना, ये मेरा पुली है। अब वापस ये मत बोलना कि सर आपने अल्पांश यहीं पर लिया था, यहाँ का अल्पांश का क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, चाहे पट्टा ऐसे जाए चाहे पट्टा ऐसे आए, और ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम ही नहीं करता, वो तो काम ही कहाँ पे करता है, जहाँ पे सर्कुलर मोशन मेरा पिक्चर में आता है। इसीलिए यहाँ पे जो अल्पांश लिया गया था वो एक सर्कुलर सेक्शन के पार्ट में लिया गया था, उसके कारण टेंशन हमने देख ली। ठीक है ना, तो ये प्रश्न मन में मत लाना, इस सूत्र को याद रखो, अभी आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखते हैं हम कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी उस पावर ट्रांसमिशन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ये क्या है, मैंने पुली बना दी, दोनों पट्टा लपेट दिया। ठीक है, वापस इसी सिस्टम को बना देता हूं मैं नीचे। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है मेरे, ये सपोज ऐसे घूम रहा है और ये कैसे घूमेगा, स्वाभाविक रूप से घूमेगा। दोनों केस में मेरा यही ड्राइवर है, इधर ये वाला। ठीक है ना, सेम सिस्टम है सेम। ठीक है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये वाली मेरी राइट साइड होगी, तो यहाँ पे मैं T1 लिख देता हूँ, और ये मेरी वाली क्या होगी, डीली साइड होगी, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, T2। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक्स्ट्रा टेंशन पिक्चर में आ जाती है, तो एक्स्ट्रा टेंशन को अगर मैं यहाँ पे TC बोलूँ, जिसको मैंने क्या बोला था, क्या कौन सी टेंशन बोला था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इधर TC बोल दूँ और इधर भी क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा टेंशन पिक्चर में आ जाएगी, TC आ जाएगी। तो इधर T1 T2 पहले से थे,
मतलब किसी पट्टे को आपने T1 से पहले से खींचा हुआ है, उसको आपने एक्स्ट्रा टेंशन और दे दी, तो वो भी तो तनाव बल है, तो टोटल तनाव कितना हो जाएगा T1 प्लस TC। तो इसमें पहले से कितना टेंशन था T1, तो इसमें टोटल टेंशन कितना हो जाएगा T1 प्लस TC। और इधर पहले टेंशन कितना था स्लैग साइड में, ढीली साइड में T2, तो अब इधर टेंशन कितना हो जाएगा T2 प्लस TC। ये कहानी समझ में आई क्या? जब देखो पहले टाइट साइड में कितना टेंशन था T1 और स्लैग साइड में, ढीली साइड में कितना था T2, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आई तो वो टेंशन भी तो जुड़ गई ना, तो टोटल टेंशन का मान कितना हो गया उनकी साइडों में, दोनों में TC को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अतिरिक्त तनाव आया ना, तो पुराने वाले तनाव में जोड़ो। अब बात आती है कि सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन तो आ गया, इसके कारण जो पावर ट्रांसमिशन होता है उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? देख लेते हैं। देखो मैंने देखा था कि मेरे इस केस में पावर ट्रांसमिशन कितना आया था, इसमें आया था पावर ट्रांसमिशन T1 माइनस T2 इंटू V। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये केस फर्स्ट क्या है? जब मैंने TC को क्या मान लिया, 0 मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, कंसिडर नहीं किया। केस सेकंड जब TC पिक्चर में है। अब देखो मैंने ये पावर कैसे निकाला था, ये मैंने पावर निकाला था, आपको पुराना याद हो तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। और फोर्स कैसे निकाला था मैंने बताया था, प्रभावी बल निकालना है मुझे। इस केस में तो मैंने बोला था इधर T1 लग रहा है, उधर T2 लग रहा है, तो प्रभावी कितना लग रहा है T1 माइनस T2। लेकिन इस केस में इधर T1 प्लस C लग रहा है और उधर T2 प्लस C लग रहा है, तो प्रभावी कितना लग रहा है ये माइनस ये। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC। अब इसको, इन दोनों के अंतर को किससे गुणा करो आप, V से गुणा करो। खोल लो, T1 प्लस TC माइनस T2 माइनस TC इंटू वेलोसिटी। अब ये TC प्लस का, ये TC माइनस का कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आया T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। देखिए ये पावर का मान वही है क्या जो पहले था, सेम है क्या, T1 माइनस T2 इंटू V। मतलब भले TC के कारण अतिरिक्त तनाव तो आ रहा था दोनों साइड में, लेकिन उसके कारण जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण या फिर अपकेंद्रीय तनाव के कारण जो शक्ति का पारेषण हो रहा है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लाइन ध्यान रखना। मैं आगे इस बात को, लाइन को वापस बोलूँगा और कुछ चीज़ को वापस आपको लिंक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है मेरा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी वैल्यू की पावर पहले ट्रांसमिट हो रही थी वही अभी भी ट्रांसमिट होगी। तो ये तो देख ली साहब हमने। अब मैं देखता हूं कि हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, ये कितनी ट्रांसमिट कर सकते हैं मैक्सिमम। भाई ये आपकी एक पुली है और ये आपकी दूसरी पुली है। आपने बेल्ट लगा ली साहब, बहुत अच्छा किया सर आपने, ठीक है। अब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो ये मैक्सिमम कितनी ट्रांसमिट कर सकते हो आप, हम वो देखते हैं। अब हमने देख रखा है साहब ये टाइट साइड है, इसमें इसको मैं ऐसे बना देता हूँ T1 T2, ठीक है ना। ये मेरा ड्राइवर है, और ये मेरी क्या है, ड्रिवन पुली है, ये ड्रिवन पुली है। तो मैं पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम देखता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ साहब, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मीटेड, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, अधिकतम शक्ति पारेषण का मान कितना हो सकता है। देखो पहले तो पावर ट्रांसमिट कितनी हो सकती है वो देखो। मैं कितना जानता हूँ इसमें, T1 माइनस T2 इंटू V, इतना मैं जानता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें से T1 कॉमन ले लेता हूँ और T2 अपॉन T1 इंटू T1 इंटू V, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मेरे पास, मुझे पता था T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर म्यू थीटा, ये जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर T2 अपॉन T1 लिखूँ, यहाँ पे T2 अपॉन T1 है ना उल्टा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा आ जाएगा इंटू V, ठीक है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, नहीं आई। तो मैंने क्या किया, इसी सूत्र को थोड़ा इस फॉर्म में दिया। अब आप देखो ये वाला सूत्र है ना, ये 1 माइनस ई भी कॉन्स्टेंट है, म्यू भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, और थीटा भी एक फिक्स एंगल है, तो ये भी एक अल्टीमेटली कांस्टेंट है। कांस्टेंट में से कांस्टेंट किया तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको एक नाम दे देता हूं मैं, कांस्टेंट के इंटू T1
इंटू वी। तो मेरी जो पावर ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, P बराबर एक कांस्टेंट T1V। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो कि इसमें अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन थी उसको पिक्चर में ले लूँ तो क्या होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को पिक्चर में लेने के लिए जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को पिक्चर में लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा TC आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरा TC आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात और देखो, ये T1/T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा, ये रिजल्ट था, इसके साथ एक अजम्पशन भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ क्या अजम्पशन जुड़ा हुआ था, ये रिजल्ट तब है जब मेरी बेल्ट क्या हो, ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिप हो, फिसलन बिंदु पर काम कर रही हो, मतलब थोड़ा सा भी टेंशनों में और अंतर अधिक हुआ तो ये फिसल जाएंगी, बिल्कुल लिमिटिंग पॉइंट पर काम कर रही हो। तो जैसे ही मैंने उस रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ किया, इसके साथ भी तो वो अजम्पशन जुड़ गया ना। तो जो ये मैं मैक्सिमम पावर का जो डेरिवेशन कर रहा हूँ या हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसमें एक अजम्पशन आ चुका है। वो अजम्पशन क्या है कि मेरा जो बेल्ट है वो पॉइंट ऑफ स्लिप पर है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब TC में मैं जानता हूँ कि अब देखो, अब मैं दूसरा अजम्पशन लेता हूँ। अब इन दोनों साइड में, टाइट साइड में और ढीली साइड में अधिक तनाव किस पे होगा साहब, अधिक तनाव होगा सर मेरी टाइट साइड पे। इस पे ज़्यादा टेंशन काम करेगी, ढीली साइड पे उतनी थोड़ी ना टेंशन काम करेगी। अब मैं इसको कब तक खींच सकता हूँ, मैं इसको तब तक खींच सकता हूँ इस पट्टे पे, इस टेंशन की वैल्यू तब तक बढ़ा सकता हूँ जब तक ये परमिसिबल लिमिट तक हो। मतलब देखो मेरे पास सपोज दे रखा है कि ये पट्टा ना, आप ये पट्टा डिज़ाइन है, जब तक आप इस पर एक तरफ 500 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना तब तक तो ये टूटेगा नहीं। मतलब मैं इस जो T1 या अधिकतम, ये T मैक्सिमम वाली साइड है मेरी, इसको खींचूं और इसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाऊं। इसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाऊंगा तो उससे मेरा क्या होगा, उससे मेरा ये पट्टा टूटेगा नहीं और ये घूमता रहेगा चक्का। ये बात मुझे समझ में आती है। अब ये चक्का घूमता रहेगा। तो अब दूसरा अजम्पशन, अगर मैं जो मैक्सिमम है इसको मैं T मैक्सिमम तक ले जाऊँ, किसको, T1 प्लस TC को T मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तक ले जाऊँ तो क्या होगा। ये एक अजम्पशन ले लिया। अब दूसरा अजम्पशन, मैं बोलता जा रहा हूँ, अजम्पशन लिख नहीं रहा, ठीक है। अब इधर दूसरी गणना कर लेते हैं हम। देखो अब मैं वो ले लिया मैंने। अब हम जानते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो कितना ले लिया मैंने, K T1 इंटू वी। अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकालना जरा, T मैक्स बराबर T1 प्लस TC। तो मैं कह सकता हूँ कि T1 बराबर T मैक्स माइनस TC, ये कह सकता हूँ। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखिए कितना आएगा पावर आएगा मेरे पास, ब्लैक पेन ही यूज़ करते, पावर बराबर K T मैक्स माइनस TC इंटू वी। मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये T1 की जगह पे ये T1 की वैल्यू लिख दी जब मैंने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसीडर किया है। इसको सॉल्व करते हैं जरा, K T मैक्स इंटू वी माइनस K TC इंटू वी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी हमने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन आती है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, उसका मान हमने निकाला था और उसका मान क्या आया था, मैंने बोला था, आप ध्यान रखना, उसका मान आया था mv²। वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो यह आएगा K T मैक्स इंटू वी माइनस K mv² लिख दो, तो mv² और एक v ये है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, mv³। ये मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। रटना नहीं है, मैं डब्बा क्यों बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले पे देखना, इस फॉर्मूले में K क्या है, एक कांस्टेंट है, मैं पहले ही आपसे बात कर चुका। K की वैल्यू में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। T मैक्स, जो T मैक्स क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। पट्टा जिसके लिए डिजाइन है कि 500 न्यूटन तक का टेंशन ले सकता है, 400 न्यूटन तक का, 1000 न्यूटन तक का, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। V क्या है, पट्टे की वेलोसिटी है, पट्टा किस गति से चल रहा है, तो ये पट्टा स्लो भी चल सकता है, पट्टा तेज भी चल सकता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। आगे आते हैं, ये K कांस्टेंट है। M तो पट्टे का प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, ये भी तो कांस्टेंट है कि भाई पट्टे की 1 मीटर की लंबाई 2 किलो की है, 3 किलो की, 2.5 किलो की, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। V क्या है, फिर से वेरिएबल वैल्यू, मतलब जो पावर है उसके फॉर्मूले में केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो क्या है, V। बाकी सब तो कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि जब किसी प्रकार का, इस प्रकार का हमको कोई समीकरण मिलती है, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज वेरी कर रही होती है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करके उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, मैक्सिमम पावर के लिए तो मैं क्या सीख सकता हूं इसमें, 4P मैक्स, मैक्सिमम पावर के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसका अवकलन कर रहा हूं, किसके सापेक्ष, वेलोसिटी के सापेक्ष, उसको क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ, मेरा काम हो गया, ठीक है। अब करो साहब 0, इसका अवकलन करेंगे हम, ठीक है ना। तो D क्या करना है हमको, अवकलन KT मैक्स इंटू V माइनस K
वी क्यूब अपॉन डी वी बराबर 0। देखिए करना अवकलन, इसमें केवल v की एक ही पावर है, तो एक का अवकलन उसी v के सापेक्ष अवकलन एक आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया के टी मैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस माइनस वी क्यूब का अवकलन कितना होगा, ये तो दोनों कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, वी क्यूब का अवकलन होगा 3mv², तो ये 3k और m और ये v स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k कॉमन ले लो, टी मैक्स माइनस 3mv² बराबर 0। दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, मतलब दोनों में से पक्का कोई एक 0 है। क्या k 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या, ये अंदर वाला ही 0 है, मतलब क्या है टी मैक्स माइनस 3mv² बराबर 0 है। अब ये 0 है, ये 0 है, तो क्या होगा, मैं जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन्हें मिटाता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यदि आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप पोज करके या बाद में वीडियो को प्ले करके भी बना सकते हैं, जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ से इस समीकरण का उपयोग करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पहला तो मैं इससे कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ से टी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी मैक्स बराबर इसको उधर ले जाऊँ तो 3mv², और mv² क्या था, mv² मेरा था टीसी, जो मैं टीसी निकाला था उसका मान कितना आया था, mv² आया था, मैंने बताया था आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टी मैक्स बराबर 3TC, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा TC होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी मैक्स अपॉन 3। मतलब जब आपका पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा उस समय सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मान कितना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/3 होगा। एक तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के समय टीसी की वैल्यू क्या होगी, निम्न में से ऑप्शन दे देगा, तो 1/3 ऑफ टी मैक्स। अब दूसरा, इसी इक्वेशन से एक और रिजल्ट पे आते हैं हम, टी मैक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ 3mv²। यहाँ से मैं उस वेलोसिटी को निकालने जा रहा हूँ जिस वेलोसिटी पर मैं पट्टे को चलाऊं ताकि मेरी मैक्सिमम पावर क्या हो पाए, ट्रांसमिट हो पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको v बराबर, देखो ये t मैक्स, अब ये 3m इधर बटे में आ जाएगा, अपॉन 3m, ये v² था, तो v की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये उस वेलोसिटी की वैल्यू है जिस पर अगर आप पट्टे को चलाओगे तो आपका पट्टा क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। तो आपने दो रिजल्ट निकाले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के समय जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगी उसकी मान कितना होगा, 1/3 ऑफ टी मैक्स, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट टी मैक्स अपॉन 3m। अब एक बात देखो, इस केस में जो मैंने ये दो चीजें निकाली है, इसमें दो अजम्पशन जुड़े हुए। एक तो अजम्पशन क्या था कि मेरा जो पट्टा है बिल्कुल पॉइंट ऑफ स्लिप पर काम कर रहा है, बिल्कुल फिसलन बिंदु पर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने T1 अपॉन T2 बराबर और e की पावर म्यू थीटा वाला रिजल्ट काम में लिया था, और ये अजम्पशन उससे जुड़ा हुआ था। और दूसरा अजम्पशन मैंने क्या काम में लिया है, मैंने इसको टी मैक्स किया है। टी मैक्सिमम क्या है कि उस पट्टे के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, जो अलाउएबल लिमिट है, उस लिमिट तक में इस टेंशन को मैंने माना है कि ये चला गया है। तो ये दूसरा अजम्पशन है कि जो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू है वो अलाउएबल जितना भी है, जितने भी, तो वहां तक मेरा पट्टा चला गया है। उन दो अजम्पशन को मानते हुए मैंने ये काम किया है। अब क्या होगा साहब, अब सर हम इस बात से क्या समझे, इस बात से आप इतना समझो कि ये वो वेलोसिटी है जिस पर अगर मैं पट्टे को चलाऊंगा तो मेरा पट्टा क्या करेगा, वेलोसिटी से रन होगा, तो इस शाफ्ट से उस शाफ्ट पर मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन हो पाएगा। इसको समझाता हूँ मैं, एक उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आए हैं, मैं इस दोनों रिजल्ट को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन TC बराबर 1/3 ऑफ टी मैक्स। एक तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, और दूसरा रिजल्ट आपको जो ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी मैक्स अपॉन 3m। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, एक चीज़ और समझते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बात कर रहा हूँ, ये वाला केस हो चुका है मेरा, इसकी वैल्यूज निकल चुकी है। मेरे पास क्या था, जो टी मैक्सिमम था, वो टी मैक्सिमम क्या था, T1 प्लस TC, ठीक है। और TC की वैल्यू कितनी है, 1/3 ऑफ टी मैक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1/3 ऑफ टी मैक्स। तो मेरा T1 कितना आएगा, मेरा T1 आएगा कि टी मैक्स ये जो था उसमें से 1/3 ऑफ टी मैक्स को घटा दो आप, इतना ही तो आएगा ना। तो मतलब T1 की वैल्यू कितनी आई, 2/3 ऑफ 3 मैक्स। मतलब क्या, अब मैं जानता हूं कि जो मेरे पास पावर ट्रांसमिट होती है
जो पट्टे के कारण पावर ट्रांसमिट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है T1 माइनस T2 इंटू वी। ये मैं जानता हूँ। अब अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पिक्चर में नहीं होता तो जो T1 की वैल्यू है वो अकेली Tmax के बराबर हो सकती थी। भाई मैं बोलूँ कि भाई मेरा पट्टा जो है वो 500 न्यूटन तक का टेंशन झेल सकता है, तो मेरा जो T1 है मैं उसको 500 न्यूटन पहुंचा सकता था कि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब मेरा TC पिक्चर में आया तो TC ने भी थोड़ी टेंशन दे दी, तो मेरा T1 अब अकेला T मैक्सिमम के बराबर नहीं पहुंच सकता, उसमें TC भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 माइनस TC हो जाएगी। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू जो Tmax थी उससे थोड़ी कम हो गई, मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। इसकी वैल्यू कम होने से कारण जो मेरा पावर ट्रांसमिशन था उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी। आप समझो यहाँ पर बात को कि भाई एक 5 माइनस 3 करूँ और इसकी वैल्यू कम हो गई 4 हो जाए, 4 माइनस 3, तो ये चीज़ मेरी छोटी हो गई ना। ये जो अंतर था उसमें अगर जो धनात्मक अंक है उसका मान गिर गया तो इस संख्या का मान गिर गया। इस संख्या के मान गिरने के कारण जो मेरा पावर ट्रांसमिशन था उसका मान कम हो गया। ठीक है, उसका मान कम हो गया, तो उसका मान कम होने से क्या हो गया, मेरी जो पावर ट्रांसमिशन थी उसका मान घट चुका है। तो अब मैं इसको स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। स्पष्ट शब्दों में कैसे बताता हूँ, मैंने एक बार तो बोला कि मेरा जो पावर ट्रांसमिशन था वो क्या था, T1 माइनस T2 इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक था मेरा पावर ट्रांसमिशन T1 माइनस T2 इंटू वी। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है, मैंने पहले आपको एक लाइन बोली थी कि शक्ति पारेषण पर, पावर ट्रांसमिशन पे सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी लाइन मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है, देखो मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की बात करता हूँ। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में क्या आ जाएगा, टीसी के कारण क्या होगी साहब, टीसी के कारण T1 की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि T1 अकेला जो Tmax हो सकता था अब 2/3 होगा Tmax का, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो गई, ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो गई, तो Pmax की भी तो वैल्यू कम हो गई ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अधिकतम जो शक्ति पारेषण होता है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण। अब इन दोनों पिक्चरों में यहाँ पे पावर ट्रांसमिट ज़्यादा है, Pmax यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफर हो सकता है और यहाँ पे नहीं। कब, अगर देखो अब ये अब सर बात करेंगे आप कि सर ये TC यहाँ पे आपने कंसीडर नहीं किया और यहाँ पे आप बोल रहे हो कंसीडर कर लो, कैसे, देखो क्या होगा अगर आपका पट्टे का वेग, मैं दो केस बोल रहा हूँ कि आपको TC पिक्चर में कब आएगा और कब नहीं आएगा। अगर आपके पट्टे का वेग, अगर आपके पट्टे का वेग आमतौर पर 10 मीटर प्रति सेकंड से कम है, इससे कम है, इससे कम है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर मत करना, मत करना, मत करना। क्यों, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा वो क्या होता है mv²/r। जितना ज़्यादा v ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। तो v एक निश्चित मान से जब अधिक होता है तो ही वो प्रभावी हो पाता है। तो जब तक आपके पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक ना हो तब तक TC को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है और किया भी नहीं जाता। लेकिन जब आपके पट्टे की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाएगी तो TC का मान एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखने लगता है, तो उसको हमको कंसीडर करना जरूरी है। और उस केस में हमारा क्या हो जाता है, पावर मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या हो जाती है, TC से प्रभावित होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर यही वो पट्टा है, यही वो बेल्ट है और सेम पट्टा और सेम बेल्ट में यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है आपके 100 वाट की पावर ट्रांसमिट हो रही हो। कब, जब आपका पट्टा चल रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से, हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पावर ट्रांसमिट हो रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये कैसे होगी, यहाँ पर लाला टेंशन मेरी ज़्यादा हो सकती है, टेंशनों का अंतर मेरा ज़्यादा हो सकता है। और हो सकता है यही आपका जब 80 मीटर पर सेकंड पे चले तो जो पावर ट्रांसमिट है, भले ही पट्टे की क्या हो गई, वेग ज़्यादा हो गया, भले ही पट्टे की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, इधर ऐसे बना देता हूँ मैं 2 तीर, पट्टा तेज चल रहा है, इधर सिंगल तीर बनाता हूँ, तो इधर जो T1 और इधर जो T2 होएगा, ठीक है ना, तो इन T1 T2 में ये बिल्कुल सेम नहीं होंगे, इनमें अंतर आ सकता है। लेकिन इस केस में आपके TC भी पिक्चर में आ जाएगा,
क्योंकि पट्टे का वेग ज़्यादा है तो दोनों तरफ क्या पिक्चर में आ जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी पिक्चर में आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि पट्टे का वेग बढ़ गया तो आपका जो पावर ट्रांसमिशन था वो भी बढ़ जाए कि सर इधर भी तो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 1000 वाट से, जरूरी नहीं है। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हमने देखा था उसकी वैल्यू क्या होगी जब, क्योंकि जब टीसी पिक्चर में आता है तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पट्टे की वेलोसिटी बढ़ गई तो आपका पावर भी बढ़ जाए, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन को कौन प्रभावित करता है, आपका टीसी। इसके कारण आपका पावर ट्रांसमिशन कम भी होने लगता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू। तो हो सकता है ये मैक्सिमम हो कम पर और टीसी पिक्चर में लेने पर वो मैक्सिमम से कम चला जाए। ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली तो सिंपल वैल्यू है T1 माइनस T2 और क्या था इंटू V, ठीक है ना। अब जब तक अगर ये बिल्कुल 10 मीटर प्रति सेकंड पे देख लें तो हो सकता है इसकी वैल्यू अच्छी आ जाए, और अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखने जाएं तो इसमें टीसी का प्रभाव हो सकता है उसकी वैल्यू कम आ जाए। तो क्यों, क्योंकि अधिकतर पर अब अगर क्या होगा, अगर आप मान लो वो जो लिमिटिंग वैल्यू थी ना, मान लो अगर आपने इसमें वो V का मान निकाला, उसका मान आया T मैक्स अपॉन 3m, ये था, इस वैल्यू पर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करेगा। अब सपोज ये मान आ जाता है आपके आप मान लो 65 मीटर प्रति सेकंड आया पट्टे का वेग। अब बच्चे बोलेंगे तो सर मैं 65 पे ही क्यों चलाऊं, मैं 65 पे ही क्यों चलाऊं, मैं तो सर 75 पे चला दूं ना, मेरे को ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, मैं 75 पे चला दूं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। भाई अगर ये चीज़ें ना बदले तो P प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो सर अगर इसका मान 65 आया और मैं 75 पे चला दूंगा तो मेरा पावर ट्रांसमिशन तो बढ़ना चाहिए ना, वो क्यों कम होगा। तो लाला मेरे वो इसलिए कम होगा क्योंकि आप अजम्पशन भूल चुके हैं, और अजम्पशन मेरे क्या है, अजम्पशन मेरे ये है कि ये ठीक लिमिटिंग स्थिति पे काम कर रहा है। हो सकता है उसके बाद या तो आपका पट्टा फिसल जाए, जो मेरा ठीक पॉइंट ऑफ स्लिप पे काम कर रहा था। अगर आपकी टेंशन का मान बढ़ गया ना T1 और T2 का मान, तो पट्टा स्लिप हो जाएगा अगर अंतर थोड़ा भी बढ़ गया तो, क्योंकि ठीक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे काम कर रहा है। और फिसल गया, अगर आपने पुलिस से पट्टा फिसला दिया तो भले पट्टा तो तेज घूम गया लेकिन वो पावर कहाँ से ट्रांसमिट हो पाई। उसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। सपोज ये आपके साइकिल का वो चक्का है जिस पे पेडल आप मारते हैं, ये एक पेडल रहा, ये दूसरा पेडल रहा, आप ऐसे पेडल मार रहे हैं, और ये पीछे वाला वो चक्का है जिससे आपका पीछे का व्हील जुड़ा हुआ है। अब इस पर अगर चेन की जगह मैं बेल्ट लगा दूं, क्या लगा दूं, मैं चेन की जगह बेल्ट लगा दूं, तो जब तक आप उस पेडल को मार रहे हैं और वो बेल्ट स्लिप नहीं हो रही, तब तक वो क्या कर रही है, पीछे के पहिए को घुमा पा रही है, आपकी साइकिल को बढ़ा पा रही है। लेकिन अगर आपने अचानक से उसको पेडल को तेज मारना शुरू कर दिया और इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहा, पट्टा स्लिप होने लग गया, तो भले आप बेल्ट तेज घुमा रहे हो, क्या आपकी साइकिल तेज भागेगी, क्या नहीं भागेगी, क्योंकि वो तो स्लिप हो चुका है। वो आपकी पावर जहाँ तक ज़रूरत है पीछे के पहिए तक पहुँच नहीं पा रही, ये स्लिप करने लग गई। तो इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो पट्टे मारने का या तेज घुमाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों लिमिटिंग केस है। मैं 65 की जगह 75 अपनी वेलोसिटी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लिमिटिंग वाला केस है। और दूसरा लिमिटिंग वाला केस क्या है कि आपका ये जो है ना, ये T मैक्स पे आ चुका है। मैंने बोला था कि जो पट्टे की जो मैक्सिमम टेंशन है ना, वो जो परमिसिबल लिमिट है वहां तक पहुंच चुकी है। मतलब ये T1 प्लस TC की वैल्यू T मैक्सिमम तक आ चुकी है। अगर ये 500 न्यूटन तक का टेंशन झेल सकेगा ना ये पट्टा, तो ये वैल्यू हम वहाँ तक मान चुके हैं। अगर आपने तेज घुमा के इसको 505 करने की कोशिश करा ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पट्टा टूट जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ पट्टा मैकेनिकल रूप से फेल हो जाएगा। मैकेनिकल रूप से मतलब फेल हो सकता है, इसमें जो एक्सपांशन है अब वो ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा होने के कारण मेरा ये पट्टा ढीला हो जाए। भाई लंबाई में वृद्धि हो गई तो पट्टा ढीला हो गया, पट्टा ढीला हो गया तो यहाँ पे जो मुझे रिएक्शन मिल रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पट्टा टाइट है इसलिए रिएक्शन मिल रही है। अब पट्टा अगर ढीला हो गया तो ये रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। रिएक्शन की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन पे ही तो डिपेंड कर रहा है मेरा फ्रिक्शन फोर्स μn। अब अगर n का मान कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो मेरा पट्टा फिर से स्लिप होने लग जाएगा। दिखेगा अल्टीमेटली आपको स्लिप ही, चाहे इधर एक्सपांशन बढ़ने के कारण वो पट्टा टूटेगा नहीं। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि 500 से ज़्यादा निकाल दिया तो पट्टा टूट जाएगा। फ्रैक्चर किसी भी चीज़ का फेल हो जाने का मतलब टूटना ही नहीं होता, लेकिन फेल होने का मतलब वो हमारा मकसद जो पूरा होना था अब वो पूरा नहीं कर रही। तो हो सकता है पट्टा टूट जाए, हो सकता है पट्टा ना भी टूटे, उसमें एक्सपांशन ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, वो उसका प्रभाव क्या होगा, स्लिप हो जाएगी। तो हमने देखा। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या
कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो शक्ति पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा उसका वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं। अब एक चीज़ और बची है, छोटी सी है, उसे भी अब हम लोग देख के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब छोटी सी वो चीज़ क्या है, वो है साहब इनिशियल टेंशन, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी। अब इनिशियल टेंशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरी क्या है, बेल्ट ड्राइव है। ठीक है, अब ये बेल्ट ड्राइव जब मैंने लगाई तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको लूज़ लगाऊंगा तो वो खींचेगी ही नहीं, इसके ऊपर से स्लिप होकर आएगा पट्टा। तो मैं इसको शुरू में थोड़ी सी टेंशन दूंगा, मतलब इसमें थोड़ी सी टेंशन देनी पड़ेगी। अब ये कहीं घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। अब ये शुरू में टेंशन दिया तो इधर की तरफ जो टेंशन है वो टी नोट, और इधर की तरफ भी जो साइड में टेंशन है वो भी क्या है, टी नोट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेंशन के कारण मैं जानता हूँ कि किसी भी ब्लॉक को अगर हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इधर जितनी लंबाई में वृद्धि हुई है उतनी लंबाई में इधर वृद्धि हुई है, क्योंकि ये खींचा हुआ है, खींच के मैंने इसको लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ साहब, मैं इसको चलाना स्टार्ट करता हूँ पुली को। ये मेरा ड्राइवर है, ये क्या है, मेरा ड्रीवन। अब देखो, अब मैं इस पुली को घुमाना स्टार्ट करता हूँ, मेरा ये जो भी बेल्ट ड्राइव का सिस्टम है उसको घुमाना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं उसको घुमाना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ टी नोट की जगह पे टाइट साइड में मेरा जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, टाइट साइड में मेरा टेंशन हो जाएगा T1। ये टी नोट से बढ़कर हो गया T1, मतलब इसमें एक्सेस कितना हुआ, T1 माइनस T0। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, स्लैक साइड में, ढीली साइड में T2। तो इधर कमी कितनी आई, इधर कमी आई थोड़ी सी, वो कितनी आई, T2 हो गया। तो टी नोट से घट के कितना हो गया, T2। अब देखो यहाँ पे मान लो ये एक ब्लॉक था, ये एक ब्लॉक था, ठीक है, इसको मैंने पहले टी नोट से खींच रखा था, वैसे ही समझना, ये पट्टा है, ब्लॉक मतलब पट्टा, इसको मैंने पहले टी नोट से खींच रखा है, उसके कारण इसकी लंबाई में थोड़ा बहुत एक्सपांशन हुआ होगा, और वो टोटल लंबाई कितनी है, L। ये L लंबाई क्या है, ये L लंबाई है पट्टे की लेंथ, पूरी की पूरी। ठीक है ना। अब क्या होगा साहब, अब क्या हुआ, अब मैंने इसको दो केस कर दिए, मैंने इसके आधे आधे दो टुकड़े, आधे आधे क्यों, क्योंकि आधा पट्टा मेरा स्लैक साइड में, आधा पट्टा मेरा टाइट साइड में, तो मैं आधे आधे पे कंसीडर करता हूँ L/2 और इधर L/2। अब दो केस देखना, आधा टुकड़ा मेरा आधा टुकड़ा प्रभाव में है किसके, T1 के, उधर टेंशन कितनी है, T1, और मेरा बचा हुआ आधा टुकड़ा प्रभाव में है किसके, T2 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो T1 का मान, जो टाइट साइड में T1 का मान है टी नॉट से ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रसार और होगा, क्योंकि भाई टी नॉट से भी ज़्यादा का बल लगा दिया आपने, तो इसमें थोड़ा सा प्रसार और होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसमें प्रसार हुआ, और T2 की वैल्यू टी नॉट से कम है, तो मतलब ये पहले जितना खींच रहा था अब थोड़ा कम खींचेगा, तो मतलब इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पहले की लंबाई की तुलना में इसमें थोड़ी लंबाई की कमी आ जाएगी। लेकिन ये जो लंबाई बढ़ी और ये जो लंबाई कम हुई, ये दोनों मिला के अभी भी तो टोटल लंबाई तो L ही रही ना, L ही रही। तो इसकी लंबाई में जितनी वृद्धि हुई, वो लंबाई में, इस साइड में जितनी लंबाई में एक्स्ट्रा वृद्धि हुई, वो इधर जितनी कमी हुई थी, क्योंकि ये थोड़ी सी कमी हुई ना, उसके बराबर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तभी तो टोटल लंबाई में कोई चेंज नहीं आया, इधर जितनी वृद्धि हुई उधर इतनी कमी हो गई, इसीलिए तो टोटल लंबाई में कोई चेंज नहीं आया। तो लंबाई में वृद्धि के लिए जितना फोर्स आवश्यक था और उतनी लंबाई में कमी हुई है, तो उसके लिए फोर्स में कमी भी उतनी हुई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने देखा था डेल एल बराबर PL/A ही, ये हम फॉर्मूला जानते थे। मतलब जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, मतलब जितनी लंबाई में वृद्धि हुई वो लंबाई में कमी के बराबर है, मतलब लंबाई में वृद्धि के लिए जितना बल चाहिए था और लंबाई में कमी समान है, तो उसमें बल में जो कमी हुई है वो बराबर है। तो मैं क्या इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ क्या, कि T1 ये जो एक्सिस फोर्स पैदा हुआ वो जितनी कमी आई T0 माइनस T2 ये बराबर है। अभी ये बराबर है तो इनको आपस में इधर उधर कर लो, ये T1 वो माइनस का इधर आया तो प्लस T2 और ये उधर गया तो T0 प्लस T0। अच्छे शब्दों में बोल दो तो 2T0 बराबर T1 प्लस T2, या फिर T0 बराबर T1 प्लस T2/2। ये एक सूत्र है, कुछ नहीं है, कि इनिशियल टेंशन की वैल्यू कितनी होती है T1 प्लस T2/2। ठीक है ना। अब ये तो वो है जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं किया। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में TC और जोड़ दो
और इस साइड में भी टी सी और जोड़ दो, तो यहाँ पे टी सी और टी सी जोड़ के 2TC आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2TC आ जाएंगे, वो 2TC आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, ठीक है ना, 2TC। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तब तो आपके क्या आ जाएगा, इनिशियल टेंशन कितनी आ जाएगी, इतनी। और जब आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करेंगे तो आपकी इनिशियल टेंशन कितनी आ जाएगी, T1 + T2 + 2TC/2। तो ये था जो आपको ध्यान रखना है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो अधिकतर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब केवल और केवल बस डेरिवेशन बचे हैं 4 चीज़ों के, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अन्यथा इनसे संबंधित प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।